असली चेहरा दिखा रहा है तालिबान। रो रहा है, सिसक रहा है अफगानिस्तान। हर हाल में देश छोड़ना चाहते हैं लोग। काबुल एयरपोर्ट पर मची है अफरा तफरी। Scared and they're just running with their small kids in their hands and stuff like that. लगातार बढ़ रही है दुनिया की चुनौती। Definitely we will try and bring out everybody. नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बात करेंगे अफगानिस्तान को लेकर दुनिया की बढ़ती चुनौतियों की, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। काबुल से 140 अफगानी सिखों और हिंदुओं को भारत आना था, लेकिन उन्हें तालिबान ने रोक दिया है। एयरपोर्ट तक जाने की इजाजत नहीं दी है। सिखों के जत्थे को तालिबान के लड़ाकों ने करीब 15 घंटे तक गाड़ियों में बिठाकर रखा, फिर एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया है। तालिबान ने हिंदू सिखों को रोक दिया है। गुरु तेग बहादुर की जयंती के लिए वो आ रहे थे। अफगानिस्तान से सिखों का जत्था गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती में हिस्सा लेने के लिए आ रहा था। और बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं कि 140 लोगों का ये जो जत्था था उसे तालिबानियों ने रोक लिया और एयरपोर्ट ही नहीं पहुंचने दिया। तो इस खबर पर रहेगी हमारी नजर। आगे क्या होता है? तालिबान का पहरा, काबुल में संकट गहरा। अभी आपने देखा कि कैसे काबुल पर तालिबान का शिकंजा कसता जा रहा है। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी है। इस बीच 31 अगस्त की डेडलाइन नजदीक आ रही है। दुनिया को अपने लोगों की चुनौतियां जो है, अपने लोगों को वापस लाने की वो चुनौतियां बढ़ती जा रही है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर हम आपको दिखाएंगे कि अभी कितने भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, कितनों को हमें 31 अगस्त के पहले लाना है। और विदेश मंत्री जिस दोहा धोखे की बात कर रहे हैं, उस दोहा समझौते में ऐसा क्या था जिसका तालिबान ने उल्लंघन किया है। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। काउंटडाउन शुरू हो चुका है। एक तरफ दुनिया के सामने 31 अगस्त तक काबुल छोड़ने का डेडलाइन करीब आ चुका है, तो दूसरी तरफ दुनिया की नजर तालिबान की अगली चाल पर है। अमेरिका के अति आधुनिक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से तालिबानियों की तिकड़मबाजी देखी। इनका ये खिलवाड़ साफ बताता है इस मुल्क पर अब तालिबान के कब्जे के बाद लोगों का भरोसा उठ जाने की वजह। एयरपोर्ट पर लोगों का हुजूम, अपना वतन छोड़ने की औरतों बच्चों की बेताबी, बेसुध पड़े देश छोड़ने के लिए लोगों का इंतजार। किसी को न्यू तालिबान के प्रोपेगेंडा पर भरोसा नहीं। It was like Taliban checkpoints all over the place, and we were very scared to be caught alive. And the major challenge was, the journey from home to the airport. That's where the problem was, and then but fortunately, we made it to the airport and we were evacuated by the American army. तालिबान पूरी ताकत झोंक रहा है विश्व को झांसा देने। तालिबान ने एक वीडियो भी जारी किया है जिसमें एक महिला कह रही है कि डरने की वजह नहीं, लेकिन वही तालिबान की पोल खोल रहे हैं आम लोग। महिलाएं घर में कैद हैं। सुनिए। Afghan Taliban is assuring the human rights and women rights in Afghanistan. So we are optimistic for the prosperous and peaceful Afghanistan in Taliban government. We are back to the same point where we were 20 years ago, and it's unbelievable. I really am really worried, really concerned for all those women who are going to be stuck inside their houses once again, and they're not going to be given their basic rights, which is just as mere as like going out, on the road. They cannot even do that. They have to have a male, person with them, and they cannot go to school and study and stuff like that. So I feel really bad for them.
The future, I cannot say anything right now, but this for sure, I know that if Afghanistan is really going to be left in the hand. एयरपोर्ट पर किसी गंभीर आतंकी हमले का खतरा है। ऑस्ट्रेलिया ने भी किसी बड़े आतंकी हमले की चेतावनी खुलकर दी है। सेना और खुफिया एजेंसियों के मुताबिक ISIS के विस्फोटक लदे ट्रक से एयरपोर्ट पर धमाका कर सकता है या फिर हामिद करजाई एयरपोर्ट के बाहर भीड़ के बीच घुसकर उसके आत्मघाती हमलावर खुद को उड़ा सकते हैं। सवाल ये है कि 31 अगस्त के बाद नेटो सेना के हटने पर काबुल एयरपोर्ट का क्या होगा। आज सर्वदलीय बैठक के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा कि अफगानिस्तान में हालात ठीक नहीं, अपने लोगों को ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत जल्दी लाने का काम जारी है। आगे की रणनीति तो अभी स्पष्ट नहीं, लेकिन तालिबान ने दोहा समझौते के तहत शांतिपूर्वक सत्ता हस्तांतरण का वादा तोड़ दिया है। वहाँ काबुल की स्थिति, अफगानिस्तान की स्थिति तो देख रहे हैं। अभी इस सिचुएशन में जब वहाँ सिचुएशन सेटल डाउन नहीं हुआ, अगर आपके जो पॉलिसी, आगे की पॉलिसी के सवाल जो हैं, आप इसमें आपको थोड़ा और पेशेंस दिखाना होगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एंड इश्यूज वेर अबाउट इवैक्यूएशन। आई शेयर्ड विद देम दैट वी हैव अंडर ऑपरेशन देवी शक्ति वी हैव ब्रॉट बैक मोस्ट ऑफ द इंडियंस, बट नॉट ऑल ऑफ देम। देयर आर स्टिल अ फ्यू आउट देयर. Some of them could not make it for the flight yesterday, but definitely we will try and bring out everybody. अफगानिस्तान में तालिबान राज विश्व के लिए बड़ा खतरा है। भारत के सामने चुनौती है वहां बचे अपने लोगों को हालात और बिगड़ने से पहले निकालने का, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि अफगानिस्तान में भारत सरकार के हेल्प डेस्क पर अभी तक 15,000 लोगों ने संपर्क किया है, जबकि हम अब तक कुल 800 लोगों को ही भारत सुरक्षित ला पाए हैं। आज तक ब्यूरो। जी हाँ, कुल 1400 भारतीय हैं, अभी हम 800 को ला पाए हैं कुल लोगों को। हम पूरा आंकड़ा आपको समझाएंगे, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर आ रही है। रूस तालिबान को लेकर नया बयान दे रहा है। पुतिन के प्रवक्ता ने कहा है कि रूस ने अभी तक तालिबान को मान्यता नहीं दी है और वो अफगानिस्तान के हालात पर नजर रखे हुए है। रूस ने कहा है कि तालिबान को मान्यता इस बात पर निर्भर करेगा कि तालिबान अपने लोगों से कैसे पेश आता है और उन्हें सुरक्षा देता है या फिर नहीं। आपको याद दिला दें कि इससे पहले रूस ने तालिबान की तारीफ की थी, कहा था कि अब काबुल की सुरक्षा पहले से बेहतर है। लेकिन अब अगर ये बयान रूस की तरफ से आता है तो फिर विश्व के पूरे परिदृश्य में अगर आप देखें तो ये बयान बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि फिर तालिबान के लिए बेताब उसके हितैषी सिर्फ चीन और पाकिस्तान बच जाते हैं। मायने रखती है कि रूस ने कहा है कि वो तालिबान को अभी मान्यता नहीं देगा। ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि तालिबान का आगे बर्ताव कैसे होता है। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, पवन खेरा राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, अजय आलोक जी प्रवक्ता जेडीयू के, प्रियंका चतुर्वेदी कुछ ही देर में हमारे साथ MP शिवसेना की जुड़ेंगी। खास मेहमान लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी, फॉर्मर चीफ ऑफ स्टाफ 14 कॉर्प्स एंड DG इन्फेंट्री इंडियन आर्मी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें, जरा कुछ आंकड़े अपने दर्शकों के सामने हम रखना चाहते हैं। गौरव भाटिया जी आप भी देखिएगा, पवन खेड़ा जी आप भी। हम आंकड़ों के जरिए ये बताते हैं कि आखिर कितने लोगों को हम ला चुके हैं और ऑपरेशन देवी शक्ति में भी चुनौती क्या है। तो चलिए पहले ग्राफिक्स दिखा देते हैं अपने दर्शकों को। कुल मिलाकर 1400 लोग हैं ऐसे जो वहां पर मौजूद हैं। अफगानिस्तान में भारतीय हैं कुल 1400। अभी तक जो आंकड़ा दिया गया है उसके मुताबिक हम सिर्फ 800 लोगों को लगभग लाए हैं इंडिया। अफगानी, सिख और हिंदू 700 हैं। अगला आंकड़ा दिखाइए। हम आपको कुल जो 1400 लोग हैं उनके आंकड़े दिखा रहे हैं। जो खबर आई है सूत्रों के हवाले से 15,000 लोगों ने फोन से, व्हाट्सएप से, मेल के जरिए भारतीय उच्चायोग को वहां पर अप्रोच किया, भारत सरकार को अप्रोच किया मदद के लिए। अब तक लाए गए हैं 800 लोग। 800 लोगों को देवी शक्ति अपने इस ऑपरेशन के जरिए हम ला चुके हैं, यानी अभी 600 लोग बचे हुए हैं। अब 31 अगस्त का डेडलाइन देखिए। अब हम आपको दिखाएंगे 31 अगस्त के डेडलाइन का मतलब क्या है। हर रोज हम औसतन अगर आप देख लें तो 11 दिन में हम 800 लोग को लाए हैं, यानी हम 72 लोगों को प्रतिदिन ला रहे हैं, 72 पीपल। अब ये 600 लोग जो हैं उनको अगर हम 72 लोग ही प्रतिदिन लेकर आएंगे तो 8 दिन हमें लगेगा, 8 डेज। 8 दिन हमें अभी और चाहिए, हमारे पास इतने दिन नहीं है। 15,000 लोग
जिन्होंने अप्रोच किया था, देखिए ये सारे इंडियंस नहीं, हमने आपको पहले ही बता दिया है 1400 ही हैं, लेकिन अलग अलग देशों के लोग भी भारत सरकार से मदद मांग रहे हैं। उनके लिए कितना दिन चाहिए आपने देख लिया। 31 अगस्त तक हम अब सिर्फ 360 लोगों को ला पाएंगे, अगर हम 72 लोगों को प्रतिदिन लाते हैं तो। यह आंकड़ा हम दिखा रहे हैं। हालांकि ग्रेजुअली हमने अपना जो नंबर है लोगों को लाने का वो इंक्रीज किया है। तो अभी ये चुनौती है बड़ी कि ये जो 600 लोग अभी भी बचे हुए हैं उनको कैसे हम लाएंगे। गौरव भाटिया से इस पर सवाल करेंगे, लेकिन उससे पहले दोहा का धोखा जिसका जिक्र आज विदेश मंत्री ने किया है वो जरा जल्दी से अपने दर्शकों को एक बार बता देते हैं कि आखिर क्या है तालिबान का वो वादा जो उसने दोहा में किया था और वो जो अब उसका अफगानिस्तान में चेहरा दिख रहा है। तो अगली जो जानकारी है वो यही है कि शांतिपूर्वक दोहा समझौते के तहत तालिबान ने कहा था कि शांतिपूर्वक सत्ता का हम हस्तांतरण करेंगे, लेकिन उसके विपरीत सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। वो की ग्राफिक्स हैं हमारे पास, ठीक है, तो हम दिखाते हैं अपने दर्शकों को कि आखिर हम क्या कहा था उस वक्त तालिबान ने और फिर ये हुई। जो वादे किए थे अफगान सरकार से हम बातचीत करेंगे, बातचीत के तहत सब कुछ होगा, लेकिन देखा आपने कैसे नौबत आई। अशरफ गनी को वहां से जान बचाने के लिए भागना पड़ा। अफगानिस्तान पर कब्जा नहीं करेंगे, वो उन्होंने कर लिया है। अफगानिस्तान का इस्तेमाल आतंकी नहीं करेंगे, आतंकियों को तो वो मंत्री बना रहे हैं। टॉप जो आतंकवादी है, जितना बड़ा जो आतंकी उसको उतना बड़ा मंत्रालय सौंपा जा रहा है। वादा नंबर 3, अमेरिका और सहयोगियों को हम धमकी नहीं देंगे, लेकिन अभी से ही वो डेडलाइन दे रहे हैं 31 अगस्त का। उससे पहले तो क्या कहेंगे जब नेटो फोर्सेस एयरपोर्ट को छोड़ देंगी काबुल की 31 अगस्त के बाद, तब वहां पर क्या स्थिति होगी, ये विश्व के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। अफगानिस्तान में हम हिंसा नहीं होगी ये उन्होंने कहा था, लेकिन गोलियां चल रही हैं। अभी से खबरें अलग अलग जगहों की आ रही हैं जहां पर कोड़े बरसाए जा रहे हैं और हालत यह है कि महिलाओं ने अपने आप को घरों के अंदर कैद कर लिया है। ये महिलाओं के अधिकारों की रक्षा वाली बात तो खैर हवाई अभी से ही साबित होती हुई दिखाई दे रही है। गौरव भाटिया जी, मैं वापस उस आंकड़े पर आना चाहती हूं कि अभी जो भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं उनको आप कैसे लाएंगे, क्योंकि स्पीड अप करना पड़ेगा प्रोसेस। 31 अगस्त के डेडलाइन से तालिबान को अमेरिका या कोई भी मुल्क नहीं हिला पा रहा है, कैसे होगा? अंजना जी, सबसे पहले तो देखिए आज भारत की सरकार ने सर्वदलीय बैठक करी और सभी दल एक साथ आए, उनको पूरी स्थिति का जायजा बताया और उसके बाद इससे पहले भी आप देखे हैं जब विदेश मंत्री जी बोल रहे थे उन्होंने एक बात बिल्कुल सही बोली जो हर किसी को समझनी चाहिए। ये मुश्किल परिस्थिति जरूर है लेकिन हमारी इच्छा शक्ति उससे भी बड़ी है और भारत की सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सुनिश्चित करेगी कि एक एक भारतीय भारत की धरती पर आए। और आप भी जानते हैं बहुत कम समय में ये देवी शक्ति जो एक अभियान चला, इसके तहत न केवल भारतीय नागरिक भारत में सुरक्षित लौटे बल्कि विपरीत परिस्थितियों में जो हमारे दूतावास में लोग थे वो भी आए और उसके अलावा विदेशी नागरिक भी लौटे। और इसी क्रम में जब आप स्टैटिस्टिक्स दिखाती हैं तो ये गणित का विषय है नहीं है। मैं एक बात जरूर कहूंगा, अपने इंटेलिजेंस इनपुट्स होते हैं, भारत के रिसोर्सेस हैं, एक दृढ़ इच्छा शक्ति है और इसीलिए बेहतर दिन भी और आएंगे और हम देखेंगे किस तरह से हर भारतीय और जो बाकी लोग 15,000 लोग करीब हैं जो हेल्पलाइन पे मदद मांगते हैं, अगर संभव होगा तो हम उनकी भी मदद करेंगे। थोड़ा समय जरूर लग सकता है लेकिन हमारी विदेश नीति भी स्पष्ट है, हमारा किस तरह से भारतीयों को वापस लाना है इसकी नीति भी स्पष्ट है, लेकिन सही वक्त पे सही बात कही जाए तो उसमें वजन ज्यादा होता है। अभी धैर्य रखने की आवश्यकता है जो शायद कहीं ना कहीं कुछ विपक्षी पार्टियां हैं उनमें कम दिखाई दे रहा है। जैसे एक उदाहरण बस उदाहरण देना चाहूंगा। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई और उसके बाद ओवैसी बाहर निकले, उनके पेट में राजनीतिक तितली उड़ने लगी और उन्होंने क्या कहा आपने सुना कि अमेरिका को दुश्मन बना लो और गोल गोल जवाब दिए गए। और इसी तरह से समाजवादी पार्टी के सांसद निशाद जी भी निकले, वो कह रहे नाम नंबर जगह नहीं बताई गई, मतलब इनको पूरी लिस्ट दे दी जाए तो ठीक रहेगा। और शफीकुर रहमान बर्क जो इनके सांसद हैं जो कह रहे थे तालिबान बहुत अच्छी संस्था है और उन्होंने तो आजादी की लड़ाई लड़ी है, पता चला वो लिस्ट जो है वो तालिबान के पास पहुंच जाए। इसकी परिपक्वता दिखाइए, धैर्य दिखाइए। भारत की सरकार और 130 करोड़ भारतीयों में वो ताकत है कि हम अपने नागरिकों को सुरक्षित कर सकते। पवन जी, परिपक्वता दिखाइए, धैर्य दिखाइए। देखिए ये एक चुनौती है, देश के सामने चुनौती।
और इस चुनौती का सामना हम मिलकर करने को बिल्कुल तैयार और तत्पर हैं, इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। सवाल जायज हैं विपक्ष के भी और मीडिया के भी, और वो सवालों के जवाब भी सही वक्त पे आने चाहिए। ये स्थिति क्यों आई, ये एक उसका प्रमुख सवाल है। 1996 से 2001 के दरमियान जब तालिबान वहां सक्रिय था, हमारे यहाँ सरकार उस वक्त सबसे ज्यादा अटल जी की रही थी। उस वक्त हमने कुछ दोस्तियां की थी। वो किन से की थी अंजना जी? वो दोस्तियां हमने की थी पंजशीरी से, पश्तूनों से। वो तमाम दोस्त आज हमारे बिखर गए हैं। ताजिकी जो लोग थे उनसे, वो तमाम दोस्त आज हमारे क्यों बिखर गए हैं? ये तमाम लोग वो हैं, उनमें से कुछ नाम अब्दुल्ला एक ऐसा व्यक्ति जो हिंदुस्तान के साथ इतना ज्यादा वफादार था कि जब हमारे राजदूतों पर हमला हुआ, ये लोग सब हमारे लिए लड़े। आज वो अब्दुल्ला इस्लामाबाद के पास जाकर बैठ गया है। ये परिस्थिति क्यों आई? ऐसे ही अन्य और लोग हैं, बड़े लोग हैं जिन्होंने लड़ाई लड़ी है तालिबान के खिलाफ, हिंदुस्तान के साथ रहे हैं। आज वो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आखिर ये स्थिति क्यों आई है? मोहम्मद अता नूर ने खुद बंदूक उठाकर हमारे राजदूतों की रक्षा 2016 के हमले में की। आज वो ठगा हुआ महसूस क्यों कर रहा है? ये सवाल तो हम पूछेंगे, और ये सवाल देश हित में पूछेंगे, क्योंकि ये आपके पास आए थे, अभी पिछले साल ही आए थे। मोहम्मद अता नूर ने आकर आपसे दरख्वास्त की थी कि साहब पाकिस्तान हावी हो रहा है, उसको लाभ मिल रहा है, आपका एक वजन है पूरे विश्व में, उस वजन का आप इस्तेमाल कीजिए। देखिए, निंदा के लिए निंदा नहीं कर रहे, सिर्फ तथ्यों के माध्यम से आपसे हम गुजारिश कर रहे हैं कि ये सब हुआ। हम यह भी नहीं पूछ रहे अभी कि दोहा में आप मिले नहीं मिले, क्योंकि कतर के जो अफसर हैं वो कह रहे हैं कि आप मिले तालिबान। चलिए, वो भी आप बाद में बता दीजिए। लेकिन ये स्थिति क्यों आई कि आज अंजना जी को दिन गिनने पड़ रहे हैं कि साहब 5 दिन बचे हैं और 8 दिन नहीं ला पाएंगे? स्थिति रोकी जा सकती थी। आपको तो मालूम था, ट्रंप ने तो बहुत पहले बोल दिया था। वो जो हस्ताक्षर ट्रंप ने तालिबान के साथ किए थे वो फरवरी 2020 के, वो तो सार्वजनिक डॉक्यूमेंट है। वो आपको मालूम था कि उसके क्या कॉन्टोर्स हैं। आपने सही वक्त पे सही कदम नहीं उठाए। रशिया तक आपको अब शक की नजरों से देखता है कि आप अमेरिका के बहुत करीब हो। न रशिया ने आपकी सुनी, न अमेरिका ने से जो आपकी तथाकथित करीबी है उसका आपको लाभ मिला। आज स्थिति ये है कि इस्लामाबाद और बीजिंग सबसे ज्यादा ताकतवर बन के इस पूरे मसले में निकल रहे हैं। ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है कि बीजिंग के हाथों में एक और देश, हमारा पड़ोसी देश चला जाए। ये हमारे लिए कोई अच्छी खबर नहीं। तो आप दूर की सोचिए। सबसे बड़ी बात, बिल्कुल अंजना जी ने सही कहा, सबसे गंभीर समस्या ये है और प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि हमारे लोग वापस सुरक्षित आए। लेकिन अब तक जो हुआ वो गलतियों पर भी चर्चा कभी न कभी तो करनी पड़ेगी। ठीक है गौरव जी, जल्दी से एक जवाब दीजिए। इस्लामाबाद और बीजिंग हमसे ज्यादा ताकतवर दिख रहे हैं इस वक्त, इस पूरे सिनेरियो में जो प्ले आउट हो रहा है, उनको लाभ। अंजना जी देखिए, यही विरोधाभास है। खड़गे जी का आज मैं धन्यवाद व्यक्त करूंगा एक नागरिक होने के नाते। वो इस बैठक से बाहर निकले और उन्होंने एक अच्छी बात कहते हुए कहा कि मैं अभी इस पे कुछ नहीं बोलूंगा क्योंकि ये देश हित में नहीं होगा। हम सब भारत सरकार के और भारत के साथ खड़े। लेकिन आप पिछले 10 दिन की सारी चर्चाएं आज तक पे चला के देखिएगा, एक के बाद एक प्रवक्ता आता है और कहता है भारत अपना स्टैंड स्पष्ट करे। हमारे नागरिक वहां फंसे हुए हैं, वो भारत की तरफ देख रहे हैं, उनको वापस लाया जा रहा है और यहाँ पे आके कहते हैं स्टैंड स्पष्ट करो। और इनकी टाइमिंग कितनी गलत होती है मैं बता दूं। मैंने तो कहा नहीं, मैंने कहा याद करिए, अंजना जी रोकिए, मैंने कब कहा ये बात? बीच में ना बोले प्लीज। ठीक है, वो पूरा कर ले, आप काउंटर कर लीजिएगा। अच्छा नहीं, आपने ये सवाल तो खड़ा किया ही ना कि जो लोग भारत के साथ थे वो इस वक्त महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ धोखा हुआ, तो इंडिया ऐसे में क्या कर सकता है? ठीक है पवन जी, मैं लौटूंगी आपके पास जल्दी से एक बार। गौरव जी जवाब देखिए, कांग्रेस आज क्यों सिमट के रह गई है इसकी वजह मैं आपको बता दूं। चीन से जब हमारे वीर सैनिक लोहा ले रहे थे तो ये सरेंडर मोदी कर रहे थे। जब पुलवामा का हमला हुआ तो 2 घंटे के अंदर रणदीप सुरजेवाला आए, कहते 56 इंच की छाती का है। उसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ तो ये लोग एकदम से छुट्टी साथ दिए और कहने लगे पेड़ गिर गए हैं। और इनके ऑफिस की प्रेस विज्ञप्ति मेरे हाथ में है, हर चैनल पे कुछ कहते हैं
और प्रेस विज्ञप्ति में कहते बड़ी देर हो गई, मोदी जी आप अपनी चुप्पी तोड़िए। तो खड़गे जी की माने या सुरजेवाला जी की माने, सोनिया गांधी की सुने या बाकी कांग्रेस लीडर की सुने, कम से कम अपनी नीति तो स्पष्ट करनी चाहिए। पवन जी एक छोटा सा रिमार्क, प्रियंका जी भी जुड़ गई हैं, अजय आलोक जी भी हैं और कुलकर्णी साहब के पास बहुत स्पष्ट तौर पे बहुत जिम्मेदार लहजे से आपसे कहा कि सबसे पहली प्राथमिकता, जैसा कि अंजना जी ने अपना कार्यक्रम शुरू जिस बात से किया वो है कि सुरक्षित वापसी लाइए। 31 अगस्त से पहले आप ला सकते हैं नहीं, ये हमें आश्वस्त, पूरे देश को आश्वस्त की। लेकिन उसके साथ ही यह पूछना आवश्यक है कि यह स्थिति क्यों आई। आप स्थिति स्पष्ट करें नहीं करें वो अभी वक्त नहीं है, यह तो बताइए कि स्थिति आई क्यों। आप जब चीन हमारे को आंखें दिखा रहा था तो क्लीन चिट हम नहीं दे रहे थे, प्रधानमंत्री ने क्लीन चिट दी, इसलिए चीन पर आप ज्यादा न बोला करिए। ये चीन को जो आपने लाभ पहुंचने दिया आज अफगानिस्तान में, इस पर भी प्रश्न उठेंगे, सवाल आपसे पूछे जाएंगे कि आपने क्यों चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लाभ होने दिया अफगानिस्तान में, इस तरह से आपने जाने दिया पूरी परिस्थिति अपने हाथ से, क्यों रशिया ने आपको नजरअंदाज कर दिया, क्यों अमेरिका ने आपकी एक नहीं सुनी, ट्रंप तो आपके मित्र थे। ये अच्छी बात नहीं है। ये जो हुआ है पिछले 5 साल में, जो अटल जी ने दोस्तियां की थी, उन दोस्तियों को आपने कुर्बान कर दिया, वो देश हित में नहीं है। सिर्फ इतनी सी गुजारिश थी, इसको आप अन्यथा लें, राजनीतिक रूप से लें। हमारे यहाँ कितने वोट मिले कितने नहीं मिले ये किसी को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए, कितने वोट मिलते हैं वो चुनाव के वक्त देखें। अभी देश के लोगों को सुरक्षित रखिए, इस रीजन में सुरक्षा होनी जरूरी है, उससे आपने खिलवाड़ किया है, आपकी गलत नीतियों की वजह से वो खिलवाड़ हुआ। प्रियंका जी, जो भारत सरकार ने अफगानिस्तान के इस पूरे क्राइसिस की हैंडलिंग की है, जिस तरह से उसे टैकल किया है और इंडियंस को आना है, हमने बाकी नंबर्स भी दिखाए हैं, शिवसेना का की क्या राय है इस पर? नहीं, सबसे देखिए, हमने हमेशा शिवसेना की राय ये रही है कि देश सबसे ऊपर है, बाकी राजनीति बाद में होती है। इस समय पर जब ऐसा माहौल है जहां पे हमारे काफी इंडियंस वहां पे फंसे हुए हैं, उस समय पे किसी तरीके के नीम टिकटे निकालना सही नहीं होगा। हर तरीके से जो केंद्र सरकार उनको वापस लाने की कोशिश कर रही है, इस समय पर हम सबको एकजुट होकर एक मत में उन पे प्राथमिकता देनी होगी। ये बात सही है कि इसके बाद तालिबान ने जिस तरीके से टेक ओवर किया, इतनी जल्दी अफगानिस्तान मिलिट्री का और गवर्नमेंट का कोलैप्स हुआ, वो अमेरिका ने शायद देखा हो, इंडिया ने समझा हो, पर उसको रोकने में नाकामयाब रहे। और अब आने वाले समय में हमारे लिए ये जो स्थिति है गंभीर हो सकती है, क्योंकि एक तरफ पाकिस्तान है, पाकिस्तान और तालिबान जुड़े हुए हैं, दूसरी तरफ चाइना है जो उनको लेजिटिमेसी देने को तैयार है। पर वो किसी और वक्त के लिए ये डिस्कशन होगा। सबसे पहली बड़ी प्राथमिकता हमारी ये होनी चाहिए, सारे इंडियंस वापस लौट कर आए, जिनको सहायता की जरूरत है उनको वापस मिले। हमारे इतने सारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स वहां पर हैं, उसका हम ध्यान दें और हम पूरी तरीके से ये कोशिश करें कि किस तरीके से हम अपनी इंटरनल जो सिक्योरिटी है, क्योंकि इसके बाद कश्मीर को लेकर मैं मानती हूं कि एक प्रॉब्लम एरिया आ सकता है, तो वहां पे किस तरीके से हम अपना नेशनल सर्वेलेंस, इंटरनल सिक्योरिटी बढ़ाएं, उसमें केंद्र सरकार को खास करके इस पे ध्यान देना होगा। इस पे चूक हुई तो ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। बाकी सारी जो भी फॉरेन पॉलिसी है, सबने देश की जनता जानती है। मुझे स्पेल आउट करने की जरूरत नहीं है कि चाइना के साथ क्या हाल हो रहा है बॉर्डर पे, पाकिस्तान के साथ क्या हाल है बॉर्डर पे, किस तरीके से अफगानिस्तान और तालिबानी एक ऐसा फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक फोर्स है कि आने वाले समय में महिलाओं की एम्पावरमेंट की बात हो, डेमोक्रेसी की बात हो, ये सिर्फ हमारे ही देश को नहीं पूरी दुनिया के लिए एक डेंजर होगा। अजय आलोक जी, एक छोटा सा जवाब इसका। नहीं, मैं प्रियंका जी की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि प्रायोरिटी होती है। अभी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि हमारे देशवासी जो है वहां पे वो जल्दी से जल्दी 31 अगस्त तक वापस आ जाए। तो सरकार इस प्राथमिकता पर अभी काम कर रही है और मुझे खुशी है कि सारे विपक्षी दलों ने इस बार में सरकार से एक सुर में सुर बात की है। एक बात मैं जरूर कहूँगा प्रियंका जी कि सरकारें किसी की भी हो, देश की विदेश नीति नहीं बदलती है, वो प्राइमरी अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पे ही चलती है, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, भाजपा की हो, चाहे थर्ड फ्रंट की हो। लेकिन सवाल तब जरूर उठ जाते हैं कि जब बराक ओबामा की किताब रिलीज होती है और बराक ओबामा ये बात कह देते हैं कि 26/11 के बाद पाकिस्तान पे हमले इसलिए नहीं हुए थे क्योंकि इससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो जाता। तो ये सब चीज़ पे सवाल उठते हैं। और दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी को तो तालिबान से कोई मतलब ही नहीं रहा। 2004 में जब आए तब तक तालिबान जा चुका था, 14 में जब गए तब भी तालिबान नहीं था। अब उसमें क्या हुआ नहीं हुआ, आज ऐसी स्थिति क्यों आई, ये सब विश्लेषण करने का वक्त बाद में आते रहेगा। पहली प्रायोरिटी है अपने देशवासियों को सुरक्षित हम घर वापस ले आए। ठीक है, मैं इसका जवाब लूंगी प्रियंका जी से भी। तमाम मेहमान कुलकर्णी साहब, ब्रेक के बाद मैं आप ही के साथ शुरुआत करूंगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं।
लेकिन सवाल यही है कि अभी भी कई भारतीय हैं जिन्हें लाना है, हमें थोड़ी और तेजी करनी होगी। अगर 31 अगस्त का ये डेडलाइन वाकई, और आप सोचिए कि आतंकी अलर्ट वहां पर जारी हो रहा है, किसी भी दिन वहां पर स्थिति बेकाबू हो सकती है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, देखते रहिए आज तक। आप देख रहे हैं हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हम काबुल में बिगड़ती परिस्थितियों की बात कर रहे थे और देखिए खबर ये आ रही है कि वहां पर इटली के विमान को नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन विमान पर फायरिंग की गई है। उड़ान भरने के बाद विमान पर फायरिंग की गई। फायरिंग में इटली के विमान को कोई हालांकि नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये फायरिंग हुई है और विमान की तरफ ही हुई है। क्या तालिबानियों की तरफ से की गई या वहां पर मौजूद लोगों की तरफ, अभी शुरुआती जानकारी ही सिर्फ इतनी आई है कि काबुल में इटली के विमान पर फायरिंग हुई है और विमान को कोई नुकसान नहीं हुआ है। उड़ान भरने के बाद ये फायरिंग की गई है। जनरल कुलकर्णी, मैं इसी पर अब आपसे चर्चा करना चाहती हूं कि देखिए जो परिस्थितियां हैं वो हर रोज खराब हो रही हैं। आप सोचिए आज एक विमान के टेक ऑफ करने के बाद उस पर फायरिंग कर दी गई है। सिचुएशन कैसे, मतलब एक तरह से क्रैश करती हुई दिखाई दे रही है वहां। अंजना जी, स्थिति गंभीर है, इसमें कोई शक नहीं। तालिबान का पर्यावची है पाकिस्तान, इस पे भी कोई शक नहीं। आगे कुआं है, पीछे खाई है। तालिबान के कारण वहां पे अफगान भाई करेगा तो क्या करेगा, ऐसी नौबत आ गई है। लेकिन आप समझिएगा कि हक्कानी नेटवर्क जो है उसको सुरक्षा की जिम्मेवारी दी गई है काबुल की। हक्कानी नेटवर्क क्या है? पाकिस्तान का एक खड़ा किया आतंकी संगठन है। पाकिस्तान ने यही नहीं, ISI ने एक और संगठन खड़ा किया है, हिज़्ब विलायत, यानी कि जितने भी भारत के वहां पे एसेट्स हैं उनको किस तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए, भारत की जो छवि है उसको किस तरीके से खराब किया जाए। यही नहीं, आप अगर देखें इसके बावजूद भी जिस तरीके से भारत अपने नागरिकों को सुरक्षित वहां से वापस ला रहा है, एक बहुत बड़ी मैं कहूँगा कामयाबी है। आप देखिएगा जितने भी एयरक्राफ्ट लैंड कर रहे हैं उज्बेकिस्तान में, ताजिकिस्तान में लैंड करके फिर वो काबुल में आकर के काबुल से टेक ऑफ करके ला रहे हैं। परेशानी है काबुल के अंदर एयरपोर्ट तक पहुंचने की, एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए, क्योंकि हक्कानी नेटवर्क को पूरी सुरक्षा की जिम्मेवारी उनको दी गई है। यही कारण है कि वहां पे दिक्कत आ रही है। लेकिन अब पाकिस्तान में भी जिस तरीके से उनके प्रतिनिधि जो है, चाहे वो इमरान खान हो या उनके फॉरेन मिनिस्टर हो, जिस तरीके से वो प्रवक्ता बन करके बैठे हैं तालिबान के, वो साफ नजर आ रहा है। जिस प्रकार से तालिबान का प्रवक्ता जो मुजाहिद है वो भी खुद कह रहा है कि ये तो हमारा भाई है और हम मजहबी दोस्त हैं, मजहबी एक ही है। तो ये जो बातें बार बार निकल रही है, पाकिस्तान इसका पूरा फायदा उठा रहा है और चीन, क्योंकि पाकिस्तान का पिट्ठू है, उसका पूरा फायदा उठाया। लेकिन हमें मायूस नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी मायूस नहीं होना चाहिए। ये स्थिति आनी थी, आज नहीं तो कल, इसमें कोई शक नहीं। हम लोगों ने तैयार रहना है, हम लोगों की सुरक्षा में कोई खामी नहीं है, ना आगे आएगी। एंटी इन्फिल्ट्रेशन के लिए जो हम लोग करना है वो हम करेंगे। इस तरह की जो सोच है कि भारत के अंदर जिस तरीके से POK में जश्न मनाया जा रहा है और जिस तरीके से ये मसूद अजहर बरादर को मिलने के लिए कन्धार में गया है और जिस तरीके से जैश-ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा में जश्न है, ये सब होएगा, इसमें हमें कोई डरने की बात नहीं है। हम लोगों ने अपने जो कार्रवाई है, अपना सर्वेलेंस ग्रिड है, जिस प्रकार से अपने एंटी इन्फिल्ट्रेशन के ग्रिड है, इसको हमने मजबूत बना के रखा है। क्योंकि भारत के अंदर भी आवाजें, चाहे वो केरला हो, कश्मीर हो या कहीं पर भी हो, इस तरह के हमारे बीच में भी लोग हैं जिनकी मानसिकता तालिबान से मिलती जुलती है। जिस प्रकार से जो कश्मीर के अंदर जो कई चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, जिस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, वो ठीक नहीं है। ऐसे माहौल में हम लोगों को यकीन करना है, सबने मिलकर के एकजुट रहना है। जहां तक कि भारतीयों के आने की बात है, जैसे आपने कहा कि 1500 के आसपास है, 800 आए हैं, बाकी भी आएंगे। 31 अगस्त की जो डेडलाइन है, इसीलिए अभी बीच में ही आया है, इसका डर था, इसीलिए बार बार बातचीत हो रही थी कि शायद काबुल का जो एयरपोर्ट है वो इतना सेफ ना रहे। अब जिस प्रकार से अगर किसी को कोई एयरपोर्ट आने ही नहीं दे रहा है और तालिबान जिस प्रकार से घर घर छापा मार रहा है, जिस तरीके से औरतों के साथ, लोगों के साथ मारामारी कर रहा है, उसकी कथनी और करनी में अंतर है। उसकी जो लीडरशिप है वो कुछ कह रही है, तालिबान फाइटर जमीन पर कुछ और कर रहे हैं। लेकिन ऐसे हालात में भी मुझे लगता है भारत को मासूम होने की जरूरत नहीं है। ये नहीं लगना चाहिए डिमोरलाइज, पता नहीं क्या होगा, कुछ नहीं होगा। हम कह रहे हैं कुछ भी नहीं होगा, भारत सुरक्षित है और सक्षम है। प्रियंका जी, आप हाथ उठा रही हैं और यही कंसर्न भी है विपक्ष का कि जो तस्वीर बदलेगी उसमें पाकिस्तान जिस तरह से हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर और इमोशनल इन्वेस्टमेंट जो हमने अफगानिस्तान में किया है
उसको किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुंचाएगा। प्रियंका जी अपनी बात कीजिए। हाँ, मैं बस यहाँ पे दो चीजें कहना चाहूंगी। वो मैंने शुरुआती स्टेटमेंट में ही कहा था कि पाकिस्तान जो जिस तरीके से उनका दबदबा रहेगा तालिबान के साथ, वो देश के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए हमें इंटरनल सिक्योरिटी पे ध्यान देना होगा। रही बात, अजय आलोक जी ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही। मुझे उनके बाराक ओबामा की बुक रिलीज में 26/11 का मेंशन समझ में नहीं आया, पर उन्होंने एक चीज कही कि फॉरेन पॉलिसी एक ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, सारी सरकारें वही कंटिन्यूटी रखती हैं। वो बिल्कुल गलत है। पता नहीं वो कौन से भ्रम में रहते हैं कि कंटिन्यूटी होती है। अगर कंटिन्यूटी की बात करते तो पाकिस्तान से पप्पियां झप्पियां करना, पाकिस्तान को सार्क वो स्वेरिंग इन सेरेमनी में बुलाना, फिर पुलवामा होना, फिर दूसरी चीजें होना, इस तरीके का नहीं होता। इजरायल में जब हमारे प्रधानमंत्री न्यू इंडिया के न्यू प्राइम मिनिस्टर इजरायल गए थे तो उसपे भी खूब उन्होंने कहा कि कितना फॉरेन पॉलिसी नैरेटिव चेंज है। फिर जब नमस्ते ट्रंप जैसे इवेंट्स किए, फिर खुद अमेरिका जाकर उनके लिए कैंपेनिंग की, वो भी एक नया इतिहास उन्होंने रचने का काम किया। सब कुछ स्पेक्टेक्युलरली, काफी कुछ थोड़ा बहुत फेल भी हुआ है। मैं इस पे नहीं जाना चाह रही थी, पर क्योंकि उन्होंने कहा कंटिन्यूटी होती है तो एक न्यूक्लियर डील करने की जरूरत ही नहीं पड़ती अगर कंटिन्यूटी होती। तो इस तरीके की बातें करना, अपनी जिम्मेदारी से बचकर निकलना, ये मैं मानती हूँ गलत है। अगर जनता ने इलेक्ट किया है तो सारी जिम्मेदारियां अच्छी बुरी सब आपकी होती हैं, और ये समय नहीं है कि हम इस पे डिस्कशन करें। ये समय ये है कि हम ये कॉन्सेंट्रेट करें कैसे हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट पे किसी तरीके की हानि और चोट ना पहुंचे। अजय आलोक जी। देखिए, जहाँ तक फॉरेन पॉलिसी है तो हमारी फॉरेन पॉलिसी हमेशा से कंसिस्टेंट रही है कि हम एक शांति प्रिय मुल्क हैं, हम किसी पर अटैक नहीं करेंगे और हमारी कोशिश रहेगी सबसे दोस्ती करने की। ऐसी कड़ी में अगर कोई पप्पी झप्पी लेता है तो उस पप्पी झप्पी में आप भी साथ थे उस वक्त। अलग बात है कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के कारण आपकी प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं, लेकिन देश की प्रायोरिटी नहीं बदली। यही वो कांग्रेस पार्टी थी जो हमेशा रूस पर निर्भर रहती थी, लेकिन न्यूक्लियर डील करने के लिए अमेरिका से बहुत नज़दीकियाँ हुई थी मनमोहन सिंह जी की, और देश ने सराहा था, और 2009 में इसका परिणाम भी देखने को मिला था। हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल कंसिस्टेंट है। हम एग्रेसर नहीं है, लेकिन किसी को अपने ऊपर चढ़ने भी नहीं देंगे। और अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए बेहतर है कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी की खुद क्रिटिसाइज ना करें, वो ज़्यादा बेहतर देश हित में होगा। मैं एक बार पवन खेरा जी को जरा दिखाइएगा। पवन खेरा जी, मैं आपके पास अब आना चाहती हूँ। गौरव भाटिया जी भी पवन, ठीक है, इसके बाद आ जाइएगा। पवन खेरा जी, जो कंसर्न है वो बड़ा है और वो व्यापक है। वो ये है कि पाकिस्तान और चीन अभी फायदा उठाएंगे इस स्थिति में। ऐसे वक्त पर इंडिया को एकजुट दिखना ही पड़ेगा, कोई विकल्प नहीं है सर हमारे पास। पवन जी। नहीं, इसमें कोई संशय की बात नहीं कि समय कैसा भी हो हिंदुस्तान को एकजुट ही रहना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ ये भी नहीं है कि एकजुटता का नारा देकर आप सवालों से बचने की चेष्टा करें। वो तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम तो लोकतंत्र हैं, हम आपस में सवाल भी नहीं पूछे एक दूसरे से, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं कि बार बार हम कह रहे हैं कि रशिया और अमेरिका दोनों ने आपको धोखा दिया। ये स्थिति अच्छी नहीं है किसी भी देश के लिए, विशेष तौर पे एक ऐसे देश के लिए। जैसे अजय आलोक जी ने ठीक कहा कि हमने रशिया से दोस्ती होने के बावजूद अमेरिका का भी समर्थन हमने लिया था मनमोहन सिंह जी के वक्त, पर ये 2011 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हस्ताक्षर किए थे अफगानिस्तान के साथ, उसमें सबसे ज्यादा विरोध दो देश कर रहे थे। जो बिलबिला रहा था वो था पाकिस्तान, और जो विरोध कर रहा था, कड़ा विरोध कर रहा था, वो था अमेरिका। मनमोहन सिंह जी घबराए नहीं, पीछे नहीं हटे। अफगानिस्तान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश था। इतनी मजबूती उस वक्त दिखाई गई थी। आज वो सब बदलता हुआ दिख रहा है, सरेआम दिख रहा है। ये स्थिति पैदा हुई क्योंकि हमने अपने रिश्ते ठीक ढंग से, मुझे नहीं लगता, उनका मैनेजमेंट किया है। हमारी फॉरेन पॉलिसी ध्वस्त हो चुकी है। जो अजय आलोक जी, पूरे सम्मान के साथ मैं आपको कह रहा हूं, आपने ओबामा जी की पुस्तक का जिक्र किया, मैं भी मदन लाल खुराना जी के उस पत्र का जिक्र करूंगा जिसमें उन्होंने इंक्वायरी की मांग कर दी थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब IC-814 के आतंकवादियों को साथ लेकर गए थे, उस वक्त करोड़ों डॉलर भी दिए थे आतंकवादियों को। इस तरह की बातें करना ठीक नहीं होता। अभी हम सिर्फ और सिर्फ वो बात करें जो देश हित में होगी। ओबामा जी ने क्या लिखा, स्वर्गीय मदन लाल खुराना जी ने क्या लिखा, ये सब छोड़ दीजिए। यह बताइए क्या 31 अगस्त तक हम तमाम को वापस ला पाएंगे? क्या हमने जो गलतियां की हैं उन तमाम लोगों के साथ, जो पंचशीरियों के साथ, जो पख्तूनों को जो हमने धोखा दिया, एक तरह से वो धोखा अच्छा नहीं था, वो हमारे लिए नुकसान हुआ। ठीक है, गौरव भाटिया जी अब जवाब दीजिए। 31 अगस्त का डेडलाइन क्या सरकार मीट कर पाएगी?
और दोनों का ही कहना है कि हम एकजुट हैं अभी सरकार के साथ, लेकिन हमारी फॉरेन नीति इन मामलों में, अफगानिस्तान के मामले में जरा ढहती हुई दिख रही है। अंजना जी, सबसे पहले तो आपने एक जो सवाल पूछा तो मैं आपको याद दिला दूं, ऑपरेशन राहत यमन में कुछ ऐसी ही परिस्थितियां थी और शायद इससे मुश्किल थी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने बात करी सऊदी अरेबियन और उसके बाद 4600 भारतीय और 960 विदेशी नागरिक 41 देश से वापस आए। तो हम लोग तो आखिरी दम तक जो है सुनिश्चित करेंगे कि हर भारतीय लौटे। लेकिन आज देखिए एक विचित्र बात हो जाती है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की बात वो कांग्रेस करती है जिसके मनविंदर मल्ली कहते हैं कि कश्मीर जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है, और विदेश नीति की आप बात करती है। मैंने आपको ऑपरेशन राहत का बताया। मैं आपको ये भी बता दूं, वुहान में जब भारतीय छात्र फंस गए थे तो उनको वापस लाया गया था। और क्या ये सच नहीं है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आज भारत जो है अध्यक्षता कर रहा है, क्या ये सच नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति की वजह से ही MTCR, जिसका चीन भी सदस्य नहीं है, भारत सदस्य है। और दुख की बात क्या है मैं आपको बताऊं, ये लोग एक दिन के बाद प्रेस रिलीज करते हैं, नरेंद्र मोदी जी चुप्पी तोड़िए, अपना अध्यक्ष 2 साल से नहीं बना पाए हैं। ये इनकी हालत है, पॉलिसी पैरालिसिस। और हमसे कहते हैं। ठीक है, एक ब्रेक के लिए हमें रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के लिए पवन जी, मुझे पता है आप इसका जवाब देना चाह रहे होंगे, लेकिन उनकी बात पूरी नहीं हो पाई। 31 अगस्त की डेडलाइन है सभी भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने की। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल में बहस, देखते रहिए आज तक। अब काबुल एयरपोर्ट पर आतंक का साया मंडरा रहा है और इसीलिए खतरा बढ़ते हुए तमाम देश कोशिश कर रहे हैं अपने लोगों को निकालने के। इसी बीच ये खबर कि इटली के विमान पर फायरिंग की गई है, टेक ऑफ के बाद ये फायरिंग हुई है। हालांकि बहुत ज्यादा नुकसान की खबर नहीं है। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल, देखते रहिए आज तक।